हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत अपने प्यारे चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस और स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए पूरे साल का सिलेबस। क्लास 12th की क्लास चल रही है। हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के दो पार्ट्स कर रहे थे, एक में फील्ड का कैलकुलेशन था और एक में फोर्स का कैलकुलेशन था, जो कि मूविंग चार्जेस पे था। फील्ड का कैलकुलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और फोर्स के कैलकुलेशन की बातें चल रही हैं। फोर्स के कैलकुलेशन की बातें क्योंकि आ गई हैं, तो अब आखिरी टॉपिक आज का है। यहाँ के बाद ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर स्टार्ट होगा। तो ये लास्ट लेक्चर है इसका। ऑब्लीक इंसिडेंस यानी कि हेलिकल पाथ। व्हाट इज ऑब्लीक इंसिडेंस? चलिए आइए देखते हैं। हम लोगों ने 3-4 तरह की चीजें देखी थी कि ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये पैरेलल बनाई जा रही हैं, इक्विडिस्टेंट बनाई जा रही हैं, जो ये इंश्योर करती हैं कि जो पैटर्न आपको बी फील्ड का दिखाया जा रहा है वो कांस्टेंट बी फील्ड का है, जो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब बेटा अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसके डायरेक्शन में या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो नेट फोर्स 0 होती है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। बिना पाथ चेंज किए स्ट्रेट लाइन में विद सेम वेलोसिटी सेम स्पीड चलता चला जाता है, नो डेविएशन। ठीक है। इसके बाद अगर किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस बी फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो ये परफेक्ट सर्कल करता है। हमने ये सर्कल की काफी सारी कहानी हमने की भी, तो सर्कल हमने कंप्लीट भी कर लिया था, तो कोई बात बचती भी नहीं है सर्कल की सच। अब ओब्लीक क्या है वो देखो। कोई चार्ज पार्टिकल है, वो ऐसे दौड़ रहा है। यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज ही मैं कंसीडर कर रहा हूं, मास भी उसका एम ले लेता हूं। पॉजिटिव चार्ज इसलिए डायरेक्शन निकालने का कोई झंझट ना रहे। बाकी नेगेटिव चार्ज होगा तो जहां फोर्स पॉजिटिव पर आएगी उसके जस्ट नेगेटिव फोर्स आ जाएगी। ये पार्टिकल की स्पीड है और ये बी फील्ड की डायरेक्शन है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन बी फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बी फील्ड से 0, 180 और 90 के अलावा कोई भी एंगल बनाए तो हम इसे ओब्लीक इंसिडेंस बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और पैरेलल इंसिडेंस के अलावा कोई भी इंसिडेंस होगा ओब्लीक कहलाएगा। अब क्योंकि बी फील्ड चार्ज का चार्ज है, उसकी वेलोसिटी है, तो फोर्स तो लगेगी। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हम वेक्टर पढ़ के आए हैं, और क्योंकि हम वेक्टर पढ़ के आए हैं इसलिए हम इस वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाना जानते हैं। तो व्हेन वी मेक कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, तो मेरे पास ये बी फील्ड के अलोंग जो आने वाला है ये आएगा v cos थीटा, जिसको हम v पैरेलल बोलेंगे। पैरेलल का मतलब वो कंपोनेंट वेलोसिटी का जो बी फील्ड के पैरेलल है। और इसके अलावा जो ऊपर कंपोनेंट जाएगा बेटा वो बनेगा v sin थीटा, और v sin थीटा को हम नाम दिया करेंगे v परपेंडिकुलर, यानी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो बी फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है। अच्छा, अब मैं जबकि वेलोसिटी के कंपोनेंट बना चुका हूं, वेलोसिटी के टुकड़े कर चुका हूं, तो फिर ये इंश्योर हो जाता है कि मुझे नेट वेलोसिटी से डील नहीं करना है, तो मैं इस वेलोसिटी को भूल जाता हूं। नाउ आई हैव गॉट टू डिफरेंट वेलोसिटीज। कौन सी दो वेलोसिटीज? एक चार्ज पार्टिकल v cos थीटा वेलोसिटी जो भी है ये से आगे जा रहा है, और एक डिफरेंट केस ये है जो कि वेलोसिटी v sin थीटा है और b फील्ड के परपेंडिकुलर पार्टिकल जा रहा है। इन दोनों का सुपरपोजिशन जो है वो मेरा केस है कि पार्टिकल ओब्लीक इंसिडेंस कर रहा है। तो दो डिफरेंट केसेस में तोड़कर, जैसे हम पैराबोला में 11th में किया करते थे, सेम वही काम यहां करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस v cos थीटा कंपोनेंट। आप जानते हैं कि b फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में है, तो लॉजिकली यहां पर अगर इन दोनों के बीच में एंगल देखें तो इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, और ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो बी फील्ड के डायरेक्शन में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगी, और कोई फोर्स नहीं आएगी तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो v cos थीटा में कोई चेंज नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, एक्सेलरेशन नहीं है, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो बी फील्ड के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी है इसमें कभी चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा का मतलब पार्टिकल की बी फील्ड के अलोंग हमेशा वेलोसिटी रहेगी, तो जवाब है हाँ। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा बी फील्ड के अलोंग है तो चार्ज पार्टिकल बी फील्ड की डायरेक्शन में लगातार चलता जाएगा। अगर पार्टिकल लगातार बी फील्ड की डायरेक्शन में आगे चलता जा रहा है, ठीक है, अच्छा है, मतलब पार्टिकल रुकने तो नहीं वाला। हाँ, नहीं रुकेगा। v sin थीटा की चर्चा करो। आप देखो कि बी फील्ड तो ऐसे दी हुई थी, v sin थीटा को देखो तो दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बी फील्ड।
और जो वेलोसिटी v फील्ड के परपेंडिकुलर होती है वो तो प्योर सर्कल कराती है। यानी जो v sin थीटा कंपोनेंट है ये हमारे पार्टिकल को प्योर सर्कल कराने वाला है। अगर ये v sin थीटा प्योर सर्कल कराने वाला है तो दिस वेलोसिटी विल डू दिस, ऐसे ये प्योर सर्कल कराएगा। ठीक है यार, यानी हमारा पार्टिकल सर्कल भी कर रहा होगा, यानी हमारा पार्टिकल सर्कल भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। तो वो ऐसे ऐसे घूमेगा और ऐसे ऐसे आगे भी बढ़ेगा। तो आपको लग रहा है जैसे स्प्रिंग आगे बढ़ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि जब ये पार्टिकल घूम रहा है तो घूम रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। मैं सब कुछ इरेज करके बताता हूं आपको, देखिएगा। देखिएगा ये पार्टिकल जो है, हमारा पार्टिकल ऐसे घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। स्प्रिंग जैसा पाथ हो गया क्या? हाँ, स्प्रिंग स्पाइरल इसी पाथ को बोलते हैं हेलिक्स। हमारा पार्टिकल ऐसे चलता है। आओ देखो इन सबको इरेज करते हैं और अब देखते हैं कि हमारा पार्टिकल कैसे जाएगा। समझो, देखो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा और ये हमेशा इस तरह से चलता जाएगा। और ये जो पाथ है, दिस पाथ इज कॉल्ड एज हेलिक्स। ये पाथ हेलिक्स है या हेलिकल पाथ। ठीक, हेलिकल पाथ का मतलब क्या? वही सिंपल जिसको आप स्प्रिंग या स्पाइरल पाथ बोला करते थे, वही उसका नाम हेलिक्स कर दिया गया, हेलिकल पाथ। अब देखिए गौर से, this v perpendicular or v sin theta is responsible for this circular motion and v cos theta यानी कि v parallel आप देखें, this is responsible for the translatory motion। बात तो सही। आप देखें एक पार्टिकल यहां से चला और यहां तक पहुंचा, क्या ऐसा करने में वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है? जवाब है हाँ। एक सर्कल कंप्लीट करने में वो जितनी दूरी आगे एसेंड कर जाएगा, इसे हम बोलने लग जाएंगे कि ये हेलिक्स की पिच है। ये हेलिक्स की पिच, एक सर्कल का टाइम कंप्लीट होने में जितना आगे एसेंड कर जाएगा हमारा चार्ज पार्टिकल, वो कहलाएगा हेलिक्स की पिच। ठीक है, अच्छी बात है। आपको इसे एक डायग्राम से दिखाता हूं। ये देखिए, आपको थोड़ा 3D डायग्राम दिखाई देगा। बी फील्ड आपको दिखाई दे रही है, ब्लू कलर से मैंने दिखाई हुई है, यहाँ पर ब्लू कलर से आपको दिख रही है। अब ये चार्ज पार्टिकल है, हमने इस पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दी, ये पार्टिकल ऐसे घूमा, फिर घूमा, फिर घूमा, फिर घूमा। और आप अगर बी फील्ड के सामने से यहां से इसे देखें तो इट इज क्रिएटिंग अ सर्कुलर मोशन, इट इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन। फिर ये और आगे आ रहा है, 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 और इस तरह से एसेंड करता जाएगा, एसेंड करता जाएगा, एसेंड करता जाएगा। ये ऐसी इस तरह से हम पाते हैं कि हाँ हेलिक्स हो रहा है। इसमें बहुत गौर करने वाली बात है, मैं आपको पीछे लेके आता हूं। यहाँ पर सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये एक सवाल है। ये पिच कितनी होगी, ये एक सवाल है। टाइम पीरियड क्या होगा, एक सेकंड में कितने सर्कल कंप्लीट हो जाएंगे, ये एक सवाल है। तो वो पुरानी बातें जो सर्कल में करते थे वो सब यहाँ पे एक पिच और ऐड हो जाती है। तो जब हम पिच को ऐड करते हैं तो देखो क्या क्या लिखते हैं, बहुत गौर से देखना बेटा। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस का फॉर्मूला mv/qb हुआ करता था, बट मैं आपको जानबूझकर पीछे ले जाता हूं और बताता हूं कि बताओ बेटा सर्कल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आप कहोगे कि ये जो v sin थीटा है सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल v sin थीटा, दूसरा तो कोई v sin थीटा के अलावा कोई और कंपोनेंट v cos थीटा सर्कल नहीं करा रहा है। जो वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी का कंपोनेंट सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी रेडियस के फॉर्मूले में वही वेलोसिटी आ जाएगी। हम इनको दो अलग-अलग वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जस्ट एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अगर सिर्फ परपेंडिकुलर होता तो प्योर सर्कल करता, v cos थीटा का सर्कुलर मोशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस वजह से हमारे लिए यहाँ mv नहीं mv परपेंडिकुलर लिखना चाहिए, एंड बाय स्टैंडर्ड नोटेशंस v perpendicular is v sin theta upon qb। ये हमारी रेडियस हो गई।
आपको समझ आया कि रेडियस जो है वो 20 mv बाई क्यूब, mv sin थीटा बाई क्यूब हो गई। पहले mv बाई क्यूब थी, sin थीटा की वैल्यू मोर और लेस 1 से कम ही रहनी क्योंकि थीटा आपने 0 से बढ़ा दिया है। तो आपको ऐसा लगा कि v sin थीटा की जो वैल्यू है वो तो गड़बड़ कर गई, मतलब v sin थीटा v से कम हो गई पुराने वाले केस से। पहले जब प्योर परपेंडिकुलर इंसिडेंस था तो वहां पर रेडियस ज्यादा होती थी, ऑब्लिक इंसिडेंस के अंदर v sin थीटा कंपोनेंट होने की वजह से वो sin थीटा के फैक्टरिंग की वजह से रेडियस कम हो गई। लॉजिकल बात है, देखो क्या लॉजिकल बात है, यही आओ यहां देखोगे v sin थीटा कंपोनेंट है, जवाब है ना। क्या हमारी अगर वेलोसिटी प्योर v होती और अभी v sin थीटा है तो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, शायद ये ज्यादा है और ये कम है। जब भी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रेडियस ज्यादा रहेगी, हम पहले ही कर चुके हैं कि वेलोसिटी ज्यादा होने पर रेडियस ज्यादा होती है, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला हमारे लिए होता है mv by qb। तो आपको मालूम चला इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर रेडियस इज ग्रेटर, तो परफेक्ट परपेंडिकुलर के केस में रेडियस बड़ी होगी, यहां पे sin थीटा के फैक्टर से घट जाएगी। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि आपसे टाइम पीरियड क्या होता है तो आप कहेंगे 2 पाई r बाई स्पीड। स्पीड की जगह में v sin थीटा ही लिखना पड़ेगा। तुम कहोगे ऐसा क्यों, 2 पाई r क्या है, वो सर्कुलर मोशन का पेरिफेरी है, ठीक, एक सर्कुलर मोशन की पेरिफेरी। और v sin थीटा क्यों लिखा, v क्यों नहीं लिखा, अब v तो टोटल स्पीड थी, सर्कल के लिए कौन रिस्पांसिबल है, v sin थीटा। तो हम देखो लिखते हैं 2 पाई बाय v sin थीटा इनटू रेडियस का फॉर्मूला देख अच्छा, mv sin थीटा होल अपॉन qb। आपको दिखाई दिया v sin थीटा करते हैं, टाइम पीरियड का वही चमत्कारी फॉर्मूला 2 पाई m बाय qb आने वाला है। टाइम पीरियड की खास बात ये है कि टाइम पीरियड जब स्पीड और रेडियस दोनों पे ही डिपेंड नहीं कर रहा था तो यह ऑब्लिक इंसिडेंस करके आपने वेलोसिटी का कंपोनेंट बदल दिया, उसकी वजह से रेडियस छोटी हो गई। लेकिन ये तय हो गया कि टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी और रेडियस ही तो बदली, तो कंपोनेंट बदलने से वेलोसिटी बदलेगी, उसकी रेडियस बदलेगी, पर टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं। यानी अगर परफेक्ट परपेंडिकुलर है तो भी उतना ही टाइम पीरियड है, ओब्लिक इंसिडेंस है तो भी टाइम पीरियड उतना ही है, चाहे हेलिकल हो और चाहे प्योर सर्कल हो, टाइम पीरियड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये केस तो टाइम पीरियड निकाल लिया। अब बात बेटा हम कर लेते हैं अपने पिच की। क्या कहता है हमारा पिच, पिच को बहुत गौर से बच्चा देखना। पिच का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the direction of E field in the direction of E field in one time period। कौन सा टाइम पीरियड, वही सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन का जो था टाइम पीरियड था सर्कुलर मोशन का 2 पाई बाय क्यूब, इतने टाइम में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना दूरी चलती है। तो हमने कहा यार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जरा बनाओ एक बार दोबारा, ठीक है बनाते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये बी फील्ड। अब तुमसे कोई कहे कि भैया यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी का कंपोनेंट था, तो तुम्हें याद है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में v cos थीटा था, ऐसे v था, ये एंगल थीटा था, तेल लेने जाए v sin थीटा में तो v cos थीटा से मतलब है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है। अब देखो कि v cos थीटा कंपोनेंट कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मैं इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे लिए पिच आ जाएगी, जवाब है हाँ। टाइम पीरियड मेरे पास अलाउड है, अभी मिल गया हमें तो, और हम वो लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, v cos थीटा इनटू 2 पाई m बाय qb। इसी को हम लिख सकते हैं बेटा v पैरेलल इनटू 2 पाई m बाय qb। ये रहा हमारा हेलिकल पाथ की बढ़िया सुंदर पिच। आई होप एकदम आसानी से क्लियर होगा ये क्या है। अब आप देखिए ये जो पिच है ये थीटा पर डिपेंड कर रही है, थीटा पर डिपेंड कर रही है, समझ आती है बात, जवाब है हाँ, थीटा पर डिपेंड तो कर रही है। अगर मैं थीटा की वैल्यू को 0 रख दूं तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा तो ये v बन जाएगा, तो ये v इंटू 2 पाई m बाई क्यू भी बहुत बड़ी हो जाएगी हमारी पिच। अब अगर मैं ये कहूं कि थीटा की वैल्यू 90 हो गई, 90 हुई तो cos थीटा की वैल्यू हो गई बेटा 0, और cos थीटा की वैल्यू 0 होते ही पिच भी 0 हो गई। तो लॉजिकली जब परफेक्ट परपेंडिकुलर केस था तब वो एसेंड तो करता नहीं था, तब तो प्योर सर्कल करता था, और जब पार्टिकल प्योर सर्कल करेगा तो एसेंड नहीं करेगा, तो पिच कहां से मिलेगी, तो नहीं मिलेगी।
इस वजह से इस केस के अंदर तो आपको पिच नहीं मिलेगी। ये रहा आपका पिच, काम खत्म, पैसा जमा। हाँ, पूरी संभावना है कि आपको एक और गंदगी दिखाई जाए। देखिए कैसे दिखाया जा रहा है उसे समझिएगा बहुत इत्मीनान से। ये 3D डायग्राम है और इस तरह दिखाया जाता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में बी फील्ड दी गई है, आपको दिख रही है। ये चार्ज पार्टिकल है बेटा, ओरिजिन से आर सेपरेशन पर है और इसको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दी गई। तो इसमें से ये वर्टिकल डायरेक्शन से फाई एंगल लेट से बनाया जा रहा है। तो आपको V पैरेलल और यहाँ पर V परपेंडिकुलर दिखाई देगा। ये V परपेंडिकुलर की वजह से ये सर्कल करेगा और V पैरेलल की वजह से ये एसेंड करता जाएगा और आपको दिखाई देगा कि ऊपर की तरफ पिच मिलती जा रही है। मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ। ऊपर की तरफ आपको पिच मिलती जा रही है, एसेंड करता जा रहा है और ये कहीं सर्कल का यहां से बना है, तो ये सर्कल का आपको रेडियस मिलता जा रहा है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को आसानी से आया होगा। तो ये एक डायग्राम और है। एसएल अरोड़ा जब आप पढ़ रहे होंगे तो एसएल अरोड़ा के अंदर ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का एसेंड है, इस तरह का डायग्राम दिखाया गया है। तो ये भी अच्छा डायग्राम, ज्यादा बेहतर समझ आता है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है। फिलहाल एक कॉन्सेप्ट और आपको बता देता हूँ जो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि 5-7 मिनट का समय अपने पास अभी बचा हुआ है, शेष है, तो काम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर बी फील्ड है और बी फील्ड में बच्चे कांस्टेंट है। अगर बी फील्ड कांस्टेंट है तो अच्छी बात है, ये रही बी फील्ड कांस्टेंट, ये रही बी फील्ड। अब लड़ाई इस बात की है कि यहाँ पर सिर्फ बी फील्ड नहीं है, बी फील्ड कांस्टेंट दी गई है, साथ में सेम डायरेक्शन में बेटा थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी गई है और प्रोवाइडेड है कि सेम डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो कांस्टेंट बी फील्ड, कांस्टेंट ई फील्ड आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसी तरह से ये दोनों काम कर रही हैं। और अब यहाँ अगर तुमसे कोई कह दे कि मेरे पास किसी प्रकार का चार्ज पार्टिकल है Q, इसका मास है m और ये चार्ज पार्टिकल जो है ये किसी थीटा एंगल पर अपने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव कर रहा है, यहाँ से ये थीटा, और इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा v। तो बताओ क्या होगा? तो कुछ होगा नहीं, गौर से देखो, इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, और इनके नाम आप दोबारा से लिखेंगे बेटा v cos थीटा, इसे आप लिख लेंगे v पैरेलल। इसी प्रकार से बेटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसे आप लिखेंगे बेटा v sin थीटा और इसे आप लिख लेंगे v परपेंडिकुलर। आपको पता है कि v sin थीटा, क्योंकि आप देखिए इस पे दो तरह की फोर्सेस बेटा अब आएंगी, एक तो मैग्नेटिक फोर्स भी आएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या उसके ऑपोजिट आती है डिपेंडिंग ऑन चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होगी QE वो आगे की तरफ ही आएगी, तो जिसकी वजह से QE अपॉन m, इस पे एक्सेलरेशन आगे की तरफ आएगा। लेकिन आप देखो v sin थीटा तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि कोई एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और उसके परपेंडिकुलर हो जाए स्पीड वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सीख चुके हैं। अच्छा, तो मतलब ये जो पार्ट है वेलोसिटी का, ये कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये तो प्योर सर्कल ही कराने वाला है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कराएगा। लेकिन v cos थीटा जो एसेंड हो रहा है, ये एसेंड होने वाली वेलोसिटी आप देखें कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अलोंग आ गई, तो इसके एक्सेलरेशन की वजह से ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है v cos थीटा, जो कि इसे आगे ले जा रहा है, आगे ही इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो ये v cos थीटा में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। आपसे अगर कोई कहे कि व्हाट इज माय रेडियस, तो आप रेडियस के लिए तो mv परपेंडिकुलर अपॉन qb लगा देंगे, यानी कि mv sin थीटा अपॉन qb, इस तरह से ये लगा देंगे। ठीक, रेडियस तो हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पिच। अब पिच का बड़ा प्रॉब्लम है। पिच का प्रॉब्लम क्या है समझना, कि ये पार्टिकल जब आएगा तो पहले तरह से घूमेगा, बाद में बहुत बड़ी पिच चलेगा, बाद में और बड़ी पिच चलेगा, और बड़ी पिच चलेगा, और हम कहेंगे केस ऑफ इंक्रीजिंग पिच। कोई बच्चा इस बात पर सवाल कर सकता है कि पिच इंक्रीज कैसे हो रही है, तो फिर वही बात जो हमने अभी बोली थी इंक्रीजिंग पिच की, कि v cos थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो QE की वजह से बढ़ता जा रहा है। जब ये लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा, तो स्पीड बढ़ रही है, एसेंड होने वाली स्पीड बढ़ रही है,
तो मतलब पार्टिकल एक्सेलरेटेड है। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो फिर लगातार ये जो एक टाइम पीरियड के अंदर जो पिच है वो बढ़ती जाएगी। टाइम पीरियड पे तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड तो चुपचाप से उसके पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करता है, 2πm/qb, दिस इज माय टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं, तो मुझे फर्क भी कोई नहीं पड़ता, टाइम पीरियड को ऐसे ही रहने देते हैं। अब इंक्रीजिंग पिच में पहली पिच कितनी बड़ी होगी, दूसरी कितनी बड़ी होगी, तीसरी कितनी बड़ी होगी, चौथी कितनी बड़ी होगी, इसके लिए बहुत सीधा सरल सा केस है। तो s = ut + हाफ ऑफ at², ये ठीक। मैं फर्स्ट पिच की बात कर रहा हूं। अगर मैं पिच 1 की बात करूं तो x एक्सिस में यानी कि फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप बहुत गौर से देखो तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की v cos θ है, और टाइम पीरियड में t के टर्म में लिख दे रहा हूं, तो टाइम पीरियड 2πm/qb है बेसिकली, और प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की जगह मैं लिखूंगा qe/m, फोर्स अपॉन मास, इनटू वही हमारा टाइम पीरियड का स्क्वायर। ये पहली पिच। दूसरी पिच के लिए क्या करोगे? दूसरी पिच के लिए तुम फर्स्ट पिच के एंड में क्या स्पीड होगी, तो तुम फाइनल वेलोसिटी निकालोगे तो लिखोगे v cos θ प्लस qe/m इनटू टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड है। ये फर्स्ट जर्नी की यानी फर्स्ट सर्कल की लास्ट वेलोसिटी, ये फर्स्ट सर्कल की लास्ट वेलोसिटी। तो लास्ट वेलोसिटी सेकंड सर्कल की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो जब आप d2 निकालेंगे सेकंड पिच, तो सेकंड पिच के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये वाला v डालेंगे, और उसके बाद टाइम पीरियड प्लस हाफ ऑफ qe/m इनटू t²। अच्छा, ये सेकंड पिच बनेगी। जी हां। इसी तरह जब थर्ड पिच निकालेंगे तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी, वहां की भी आपको फाइनल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, तो सेकंड केस की फाइनल वेलोसिटी थर्ड की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस केस की फाइनल वेलोसिटी निकालें, वो यहां पर डालें, और तो वो थर्ड की पिच निकल आएगी। तो लगातार आपकी पिच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको दिख रहा है कि पहले केस में आपने v cos θ लिया इनिशियल वेलोसिटी के लिए, सेकंड केस में आपने v लिया है जो कि v cos θ प्लस qe/m इनटू t है। अगर आप d3 निकालना चाहें तो सेकंड पिच की फाइनल वेलोसिटी निकालें, तो सेकंड पिच की फाइनल वेलोसिटी यहां पर डालें तो d3 आ जाएगा। d4 निकालना चाहें तो थर्ड पिच की फाइनल वेलोसिटी यहां पे निकालें और वो यहां डालें तो d4 आ जाएगा। d5 निकालना चाहें तो फोर्थ पार्ट की फाइनल वेलोसिटी निकालें और फिर इसी फार्मूला में डालें तो आपका d5 आ जाएगा। आपको लगातार इंक्रीजिंग पिच दिखाई देगी और लगातार आपको कितने फैक्टर से पिच बढ़ रही है ये भी दिखाई देगा। दिस वाज द केस ऑफ इंक्रीजिंग पिच। इससे पहले हम लोगों ने केस किया नॉर्मल पिच वाला। और ध्यान रखिएगा ये जो केस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाइड नहीं है, ये वाला केस अपने बोर्ड में अपने स्कूल में पूछा जाता है, तो फोकस इस पे ही ज्यादा करना है। वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया गया। दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच आर वेरी यूजफुल फॉर यू। और जो आखिरी में मैंने बता दिया आपको ये वाला केस, ये केस तो सिर्फ इसलिए है कि मैंने बता दिया बस, लेकिन अपने कोर्स में नहीं और आता भी नहीं। जानकारी के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी कुछ खेल हो सकता है। फिलहाल अपने लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं बेटा। और ये जो पोर्शन है हमारा मूविंग चार्ज पर फोर्स का, वो कंप्लीट होता है। एग्जॉस्टिवली कंप्लीट किया, जितना मैंने पढ़ाया है इससे एक शब्द ऊपर नीचे नहीं आएगा। जितना बता दिया क्लास में, बस यही ऐसे ही इतने ही सवाल आने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आना है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे साल हमें फॉलो करते रहिए और पूरे साल आपको प्रॉपर कोर्स कराया जाएगा। और जितना यहाँ पर SRT अकेडमी पर पढ़ा दिया जाएगा उसके बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम कर रहे होंगे करंट कैरिंग कंडक्टर पर, करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे लगती है। फिलहाल RT अकेडमी पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपका फिजिक्स टीचर हूँ, इंद्रजीत सिंह मेरा नाम है। मिलेंगे अगले लेक्चर में वायर के साथ।